जय जोहार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्टडीज को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर कंप्लीट करा था। चैप्टर का नाम था दोस्तों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आज के लेक्चर में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों इवोल्यूशन। क्या नाम है दोस्तों? इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स को, किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों इस चैप्टर में ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, है ना। फिर हम क्या पढ़ेंगे? हार्डे-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और फिर एट द एंड सबसे मेन टॉपिक को दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन इवोल्यूशन। और यकीन मानिए ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन, ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये नीट के एग्जाम में इस टॉपिक से 100% एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ये ह्यूमन इवोल्यूशन का एक छोटा सा 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एटलीस्ट 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप फोकस करेंगे तो आप ये समझ लीजिए नीट के लिए आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे पक्के हैं जो 100% पूछ जाएंगे, है ना। तो चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इवोल्यूशन का मतलब क्या है ना। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? तो इवोल्यूशन क्या है दोस्तों? जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं दोस्तों जो कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बात करूं तो ये कैरेक्टर वो स्पीसीज ऑब्टेन करती है अपने सर्वाइवल के लिए, है ना। इस कैरेक्टर को क्या बोला जाता है? एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं? ये वो कैरेक्टर होते हैं जो पर्टिकुलर, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बात करूं मैं तो वो अपने सर्वाइवल के लिए इन कैरेक्टर्स को एक्वायर करता है ना। इस कैरेक्टर को एक्वायर कैरेक्टर कहते हैं। और ये जो एक्वायर कैरेक्टर है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में एक जनरेशन से, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन, सेकंड से थर्ड जनरेशन, थर्ड से फोर्थ जनरेशन एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। ये बहुत सारे जनरेशन में ये एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे और दूसरे से तीसरे चौथे जनरेशन में ऐसे ट्रांसफर होते हैं, है ना। और जब ट्रांसफर होते हैं साथियों तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर दोस्तों, लगभग इस प्रोसेस में मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है जनरली। और मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होता है? ये एक्वायर कैरेक्टर को स्पीसीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते जाती है और एज रिजल्ट दोस्तों एक न्यू जनरेशन जिसमें क्या होगी? एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है दोस्तों? ये एक्वायर्ड कैरेक्टर का ट्रांसफर होते रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। इसमें मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है और इसके कारण जो पुरानी स्पीसीज होती है एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करती है। जो पुरानी स्पीसीज होगी ना, ये क्या करती है? एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करती है और इस कंप्लीट प्रोसेस को ही इवोल्यूशन कहा जाता है ना। रिपीट कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से समझाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, है ना, इवोल्यूशन के कंसेप्ट के बारे में। इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। इसमें क्या हो रहा है? जो कोई स्पीसीज रहती है
वो अपने सर्वाइवल के लिए पर्टिकुलर किसी टाइप के कैरेक्टर को एक्वायर करती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पान, है ना। और ये जो एक्वायर कैरेक्टर होते हैं दोस्तों, ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ऐसे ट्रांसफर होते जाते हैं। और जब ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं दोस्तों, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम के बाद दोस्तों एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। और ये जो न्यू स्पीसीज रहेगी ना, इसके कैरेक्टर इन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए प्रीवियस टाइप की जो स्पीसीज होती है उनके कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में मॉडिफाइड कैरेक्टर होते हैं। इनमें कैसे होते हैं? मॉडिफाइड कैरेक्टर होते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को ही क्या कहा जाएगा? इवोल्यूशन कहा जाएगा। अब ये तो दोस्तों ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज थी। ये इवोल्यूशन को एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से समझाया था। अब और बेसिक तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि इवोल्यूशन आखिर होता क्यों है। देखिए दोस्तों, कोई भी स्पीसीज है ना, स्पीसीज है, हो सकता है ये प्लांट की स्पीसीज हो, या फिर हो सकता है ये एनिमल की स्पीसीज हो, या फिर हो सकता है हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें, और वो भी नहीं तो हो सकता है ह्यूमन के बारे में बात करें। कुल मिलाकर के ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। अब क्या होता है, ये पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात करूं, लेट्स से मैं एनिमल के बारे में बात कर रहा हूं और मैं इसमें भी ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूं, तो स्पीसीज में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि नेचर में दोस्तों जो नेचर होता है उसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं। क्या होता है? एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं। किसमें? नेचर में। कैसे चेंजेस आएंगे? एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे। अब ये एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग स्पीसीज क्या चाहेगी? अपने आप को एडप्ट करना चाहेगी। क्या चाहेगी दोस्तों? स्पीसीज अपने आप को एडप्ट करना चाहेगी। एडप्ट क्यों करना चाहेगी दोस्तों? क्योंकि ये बदलते एनवायरमेंटल कंडीशन में स्पीसीज को क्या करना है? सरवाइव करना है ना, सरवाइव करना है, और एक बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस भी करना है ना। एक बेहतर तरीके से इस स्पीसीज को रिप्रोड्यूस भी करना है, इसे सरवाइव भी करना है ना, प्रोजेनी का भी फॉर्मेशन करना है। और इस एडप्ट करने के प्रोसेस में दोस्तों, जब एक जनरेशन से, जिसे मैं फर्स्ट जनरेशन कह रहा हूं, उससे एक न्यू जनरेशन, थर्ड जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, तो ये जब न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, तो इस बीच क्या होता है, जो कैरेक्टर रहते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं प्रीवियस स्पीसीज के, इस स्पीसीज के कैरेक्टर जो न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इस कैरेक्टर में एक टाइप का मॉडिफिकेशन होता है ना। क्या होता है? कैरेक्टर में मॉडिफिकेशन होता है। अब ये मॉडिफिकेशन आखिर हो क्यों रहा है? इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इस प्रोसेस में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? इस प्रोसेस में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो दो पेरेंट मिलकर के एक प्रोजेनी का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस में जब न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है तो एक नया कैरेक्टर ऐड होते जाता है, कैरेक्टर में मॉडिफिकेशन आता है, और ये कैरेक्टर एक न्यू जनरेशन एक्वायर करते जाती है फ्रॉम इट्स पेरेंटल जनरेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? ये वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर कह रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम? वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर कह रहे हैं। और कौन से कैरेक्टर के बारे में क्या बात कर रहा हूं मैं? तो आप कहेंगे सर वेरिएशन किसके बारे में बात करी जा रही है? वेरिएशन किसके बारे में? एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में बात करी जा रही है, जो पेरेंट में था, कुछ इस कैरेक्टर में चेंजेस आए और सेकंड जनरेशन में ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो गए। प्रोसेस को हम वेरिएशन कह रहे हैं। वेरिएशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सेकंड जनरेशन है उसमें भी इस टाइप के कैरेक्टर है, लेकिन एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी नहीं है कैरेक्टर की।
कुछ ना कुछ कैरेक्टर में मॉडिफिकेशन आया है और ये कैरेक्टर सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर हुए हैं, सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, थर्ड से फोर्थ में ट्रांसफर होंगे, इस प्रोसेस में अगेन वेरिएशन आएगा और फिर फोर्थ से जब फिफ्थ जनरेशन में ट्रांसफर होंगे ये कैरेक्टर, तो अगेन इसमें वेरिएशन आते जाएगा। और लॉन्ग टर्म में अगर जब वेरिएशन की बात करी जाती है, लॉन्ग टर्म में जब वेरिएशन आता है स्पीसीज में, तो ये वेरिएशन लॉन्ग टर्म में क्या कॉज कर देता है, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देता है। और ये न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करना ही फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्पीसीज, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करना ही इवोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। इसी चीज को मैंने बाईलैंग्वेज मतलब दोनों ही लैंग्वेज में मैंने लिखा है। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज इन द इनहेरिटेड ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशंस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। It occur through process like natural selection, mutation and genetic drift. उसी चीज को मैंने यहाँ पे बताया है, एक्वायर्ड कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होता है, जिसके कारण मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप के चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं, है ना दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो हम समझेंगे इवोल्यूशन इस डायग्राम के जरिए, इस फिगर के जरिए। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जो ह्यूमन है, आप और हम, है ना, आप भी ह्यूमन हम भी ह्यूमन, हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है किससे हुआ है? चिंपांजी से हुआ है, एप से हुआ है। किससे हुआ है जी? एप से हमारा फॉर्मेशन हुआ। तो जो प्रीवियस एनिमल थे, है ना, प्रीवियस एनिमल थे जो हमारे एंसेस्टर थे, एप थे। यहां पे हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं? इनकी जो बॉडी की जो हाइट है, इनके बॉडी की हाइट, जो ये ऐप के बारे में बात कर रहा हूं, ये जो भाई साहब आप देख पा रहे हैं काले कलर के दिख रहे हैं, चिंपांजी जैसे, और कुछ नहीं, वो चिंपांजी ही है ना, हमारे एंसेस्टर, आपके एंसेस्टर। तो इनकी जो हाइट थी, ये किस टाइप के थे? ड्वार्फ टाइप के थे, बौने टाइप के थे, है ना। और इनकी जो बॉडी का जो पोस्चर था हमारे जैसे इरेक्ट नहीं था। क्या हमारे बॉडी के जैसे एकदम शार्प इरेक्ट था इनकी बॉडी का पोर्शन? नहीं था सर। तो इनकी जो बॉडी थी वो कैसी थी? इनकी बॉडी लिटिल बिट टिल्टेड थी। टिल्टेड थी का मतलब क्या है? इनकी जो बैकबोन थी वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। तो इनकी बैकबोन झुकी हुई थी और ये क्या करते थे भाई? फ्रूट ईटिंग करते थे। क्या करते थे? फ्रूट ईटिंग करते थे दोस्तों। फिर क्या हुआ? इनके कैरेक्टर से जब न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ तो लिटिल बिट क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ। यहां पे हम देख पा रहे हैं जो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके हाइट में प्रीवियस स्पीसीज के रेस्पेक्ट में, इनके एंसेस्टर के रेस्पेक्ट में चेंजेस आया है और हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है। और जो प्रीवियस स्पीसीज थी, इनके जो एंसेस्टर थे, इनके स्पीसीज में जो बैकबोन थी वो अभी जो टिल्टेड थी, वो टिल्टेड बैकबोन क्या हुई? थोड़ी सी इरेक्ट हुई, है ना। और फिर उसके बाद एक जब न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ तो हम ये देख रहे हैं अगेन हाइट जो है वो इंक्रीज हुई है और अभी भी थोड़ा सा नेग्लिजिबल अमाउंट में इनकी जो बैकबोन है वो टिल्टेड है। लेकिन उसके बाद हम जब देख रहे हैं, जब ये ह्यूमन स्पीसीज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ तो इनकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली स्ट्रेट खड़ी हो पा रही है ना, इरेक्टेड बॉडी। और यहां पे हम देख रहे हैं इनके बॉडी में हेयर बहुत ज्यादा है। तो बॉडी में जो हेयर है यहाँ पे कम हेयर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, है ना। इसके बाद क्या हुआ? ये जो ह्यूमन थे, ये प्रिमिटिव ह्यूमन जो थे, जो पहले प्रेजेंट रहते थे, आज के समय नहीं, हम तो न्यू है ना, हम तो नई वैरायटी है ह्यूमंस की, होमो सेपियंस सेपियंस है हम लोग।
तो यहां पे हम देख रहे हैं इन्होंने शिकार करना सीखा, है ना, आग जलाना सीखा। ये आप देख पा रहे हैं कि इन लोग क्या कर रहे हैं भैया, ये डंडा वंडा पकड़ रहे हैं, है ना, फाइट बैक कर रहे हैं इन लोग। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 जब न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होते जा रहा है तो ये मेंटली भी डेवलप कर रही है। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। मेंटल डेवलपमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, एक ये मानव है जो कंप्यूटर का यूज कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करना सीख रहा है और वो अपने ऑफिस वर्क को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कंप्यूटर से परफॉर्म कर रहा है ना, डिवाइस का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से परफॉर्म कर रहा है। लर्निंग कैपेसिटी इनमें इंक्रीज हो रही है ना। ये जो भाई साहब को देख रहे हैं ये प्लम्बर है। प्लम्बर मतलब ये है कि ये क्या कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटीज का यूज करके किसी ना किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो क्या ये कंस्ट्रक्शन वर्क को परफॉर्म कर रहे थे, क्या इनमें इतनी मेंटल एबिलिटी थी क्या कि ये ऑफिस जा करके किसी भी टास्क को परफॉर्म करे कंप्यूटर का यूज करके। ये तो बहुत अचंभे वाली बात हो गई, उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम जानते थे, सुबह को उठना और क्या करना, किसी ना किसी पेड़ में जाना, पेड़ से फल को तोड़ना और फल को तोड़ करके खाना और अपने बॉडी को सरवाइव करवाना, रिप्रोड्यूस करना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मेंटल डेवलपमेंट होने लगा, इनके बॉडी के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आने लगा। चेंजेस किस तरीके से आने लगा, हाइट जो है इनकी इंक्रीज होने लगी और इसके साथ साथ इनके जो बॉडी का जो पोस्चर है वो कैसा होने लगा, इरेक्ट होने लगा, एकदम स्ट्रेट होने लगा। पहले कैसे था, टिल्टेड था, बैकबोन कैसी थी, झुकी हुई थी। हमारे एंसेस्टर कौन थे, चिंपांजी थे जी। आपके हमारे दोनों के एंसेस्टर के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा मत समझ लेना सिर्फ संदीप सर के बारे में बात हो रही है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ में हाइट में भी चेंजेस आ रहा है, बॉडी के स्ट्रक्चर, पोस्चर में, बॉडी बैलेंसिंग में, ये सारी चीजों में चेंजेस आ रहा है। और धीरे धीरे एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं, हमारी स्पीसीज आपकी स्पीसीज को होमो सेपियंस सेपियंस कह रहे हैं ना। तो एक जो प्राइमेट है, पुरानी स्पीसीज जो थी, उससे एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस में एटलीस्ट मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लग रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लग रहा है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, इवोल्यूशन कहा जा रहा है। अब इससे पहले हमने क्या किया, ह्यूमन की इवोल्यूशन के बारे में चर्चा करी थी। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए कि प्लांट में किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा था। तो आज से लगभग 1500 मिलियन ईयर एगो एक ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन हुआ था। आज से लगभग 1500 मिलियन ईयर एगो ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन हुआ था। ग्रीन एल्गी मॉडिफाई हो करके मॉसेस का फॉर्मेशन करी। मॉसेस से क्या हुआ दोस्तों, लाइकोफाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। लाइकोफाइट से माना जाता है फंस का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जिम्नोस्पर्म बने, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। एंजियोस्पर्म जो थे वो उसमें किस तरीके का मॉडिफिकेशन था, तो आपने पढ़ा ही होगा, आप लोग तो इंटेलिजेंट है भाई। तो इनके जो सीड होते हैं एंजियोस्पर्म के, ये एक कवर्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं और कवर्ड स्ट्रक्चर ही फ्लावर कहलाता है। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट है जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, ये अगेन दो पार्ट में इवॉल्व हुए, पहले डाइकोट, डाइकोट से मोनोकोट। तो ये एक सेकंड में ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं हुई है, बल्कि इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कई सालों का टाइम लगा है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ग्रीन एल्गी और मॉसेस थे, ये क्या हुए, ये जो लैंड प्लांट है इसमें वेस्कुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मतलब कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वेस्कुलर प्लांट मतलब कि ऐसे प्लांट की वैरायटी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जिसमें जो जाइलम होता है
वो क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड का कंडक्शन करता है प्लांट टिश्यू में, है ना। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन कहा जाता है। तो इवोल्यूशन क्या है, साफ शब्दों में बोलूं तो प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस स्पीसीज से दोस्तों, जो प्रिमिटिव स्पीसीज है उससे एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है ना। और ये किस कैरेक्टर को स्पेशली ट्रांसफर करता है, तो ये ट्रांसफर करता है एक्वायर्ड कैरेक्टर को न्यू स्पीसीज में ट्रांसफर करता है, और इसके जरिए इस प्रोसेस में कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन आता है न्यू स्पीसीज में, और ये जो मॉडिफिकेशन है न्यू स्पीसीज को उसके एनवायरमेंटल कंडीशन में बेहतर तरीके से सरवाइव करवाने का काम करता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को इवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ ईयर का भी टाइम लग सकता है, और ये उस ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने जल्दी या कितनी देरी से इवॉल्व होता है नेचुरली, है ना। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। तो अगर मान के चलिए आपको कोई भी डाउट है, अगर मान के चलिए आपको कोई भी डाउट है दोस्तों, तो तत्काल ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, ताकि मैं आपकी दुविधा का निवारण तत्काल कर सकूं, है ना। तो क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो तुरंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। ठीक, तो चीजें आपको समझ में आ रही है सारी की सारी चीजें। तो अभी हमने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब हम समझने वाले हैं दोस्तों कि लाइफ का ओरिजिन कैसे होता है और अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होता है। लाइफ का ओरिजिन कैसे होता है और अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो दोस्तों हमारे अर्थ का फॉर्मेशन होता है। कितने समय पहले के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, अर्थ का फॉर्मेशन होता है लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो। आज से कितने पहले के समय में फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जब इसमें अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस समय तुरंत ही अर्थ के फॉर्मेशन के साथ लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, है ना। सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे डेवलप नहीं करे थे। पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कुछ समय के बाद, कई सालों के बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो अर्थ कैसी थी, एकदम वहां का एनवायरमेंट कैसे था, हॉट था, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन थी। वहां पे वॉल्केनो प्रेजेंट थे दोस्तों। वॉल्केनो मतलब कि ज्वालामुखी प्रेजेंट थे दोस्तों, जिसके कारण से क्या हुआ दोस्तों, अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला था। उसके बाद आगे की कहानी है कि वॉल्केनो प्रेजेंट, और उस समय किस टाइप की गैस प्रेजेंट थी दोस्तों, कौन कौन सी गैस प्रेजेंट थी अर्थ के एनवायरमेंट में। तो बोलेंगे सर आप, मीथेन प्रेजेंट थी, अमोनिया प्रेजेंट थी। मीथेन प्रेजेंट था सर, अमोनिया प्रेजेंट था, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी, और साथ में वाटर वेपर प्रेजेंट थी। लेकिन सर उस एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई भी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। क्या फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट थी पहले? नहीं प्रेजेंट थी सर। तो जबकि फ्री ऑक्सीजन अर्ली एनवायरमेंटल कंडीशन में नहीं प्रेजेंट थी, तो उसके बाद जब लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशन से, तो क्या एरोबिक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए होंगे या एनएरोबिक?
तो आप कहेंगे सर जब अर्थ में कूल डाउन हो गया मतलब कि इसका एनवायरमेंटल कंडीशन नॉर्मल होने लगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा, नॉर्मल टेम्परेचर रिसीव होने लगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उस समय सबसे पहले दोस्तों एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ सर, है ना। किस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ? एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। रिपीट कर रहे हैं, आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का फॉर्मेशन होता है। उस समय वॉल्केनो कंडीशन कैसी थी? बहुत सारे वॉल्केनो थे, हॉट एनवायरमेंटल कंडीशन थी, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ करता था सर। और फिर उसके बाद जब वॉल्केनो इरप्शन होते थे तो वॉल्केनो इरप्शन के बाद धीरे 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 इसका जो मैग्ना होता है वह एनवायरमेंट में बिखरते गया और धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करता गया सर। और उसके बाद साथ में क्या हुआ? कई समय के बाद एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अर्ली एनवायरमेंटल कंडीशन में किस तरीके की गैस प्रेजेंट थी? तो मैं कहूंगा सर पॉइजनस गैस प्रेजेंट थी। अमोनिया प्रेजेंट था सर, मीथेन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, साथ ही में कुछ वाटर की वेपर भी प्रेजेंट थी। वाटर भी प्रेजेंट था लेकिन लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट था। वाटर की वेपर प्रेजेंट थी सर, वेपर फॉर्म में वाटर प्रेजेंट था, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था। और क्या फ्री ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट थी क्या सर? बिल्कुल प्रेजेंट नहीं थी सर। तो अर्ली एनवायरमेंटल कंडीशन में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर प्रेजेंट थे। अब ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है और अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब एक्सप्लेन किया जा सकता है एक थ्योरी के जरिए जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है ना। तो सबसे बेहतर जो साइंटिफिक अप्रोच है ओरिजिन ऑफ लाइफ और अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, है ना, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एनवायरमेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, है ना, डिफरेंट प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब एक्सप्लेन किया जा सकता है एक साइंटिफिक थ्योरी के जरिए जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और ये सारी की सारी जो थ्योरी है ना दोस्तों, एक्चुअल में क्या है, सारी की सारी चीजें हाइपोथेसिस। क्या है? हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है दोस्तों? ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कंसेप्ट होता है। देखिए, क्योंकि हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, हमारे एंसेस्टर भी नहीं थे जो बता पाए कि भैया अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये एक अंदाजा लगाया जाता है कुछ साइंटिफिक मेथड के जरिए। किसके जरिए? साइंटिफिक मेथड के जरिए अंदाजा लगाया जाता है और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाता है कि भाई अर्थ का फॉर्मेशन उस समय कैसे हुआ होगा। तो सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है बिग बैंग थ्योरी के जरिए। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले क्या था सर, एक कॉम्पैक्ट मास था, है ना, एटमॉस्फेयर का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ था। क्या था? एक कॉम्पैक्ट मास था। कैसा मास था सर? ये मास था कॉम्पैक्ट। और ये जो कॉम्पैक्ट मास था जो प्रेजेंट था प्रिमिटिव एरिया में, यानी गैलेक्सी का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ था उस समय, है ना। तो स्पेस में दोस्तों क्या प्रेजेंट था? सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पैक्ट मास था। और ये जो कॉम्पैक्ट मास था दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर था दोस्तों, ये टेम्परेचर भी वेरी हाई था, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था दोस्तों। अचानक से क्या होता है दोस्तों, ये जो कॉम्पैक्ट मास है जो मैटर को भी पजेस कर रहा है, टेम्परेचर को भी पजेस कर रहा है और साथ में इसमें एनर्जी भी है। क्या है दोस्तों? इसमें एनर्जी भी है। तो क्या हुआ? अचानक से ये जो मास है दोस्तों, इसमें क्या हुआ? एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? इसमें एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। और ये ह्यूज एक्सप्लोजन हो करके ये जो मास है दोस्तों, ये पूरे स्पेस में ऐसे फैल गया। क्या हुआ? ये जो मास है ना, ये पूरे स्पेस में ना जाने कहां कहां एकदम दूर दूर तक फैल गया। किस तरीके से फैला होगा, क्यों फैला? तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक एक्सप्लोजन हुआ, है ना। एक्सप्लोजन होने के कारण
ये जो मास है जो एनर्जी को पजेस कर रहा है, मैटर से बना हुआ है ना, टेम्परेचर भी इसका हाई है, तो इसमें एक्सप्लोजन होने के कारण जब अलग अलग एरिया में ऐसे फैल गया, तो अलग अलग एरिया में जैसे मान के चलो ये जो मास है ये फैल जा रहा है, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये जो मास फैला हुआ है ये आगे चल करके इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर एक टाइम पीरियड के बाद डिक्रीज होता है, और टाइम पीरियड के बाद डिक्रीज होने के कारण, इसके टेम्परेचर के डिक्रीज होने के कारण गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है ना। किसका फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये जो आप तारे देख रहे हैं, है ना, स्पेस में जो तारा प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे, जैसे कि ध्रुव तारा प्रेजेंट है, कॉमन एग्जांपल है ना। बहुत सारी जो गैलेक्सीज होती है, प्लैनेट होते हैं, है ना, प्लैनेट जो होते हैं, ये आखिर बने कैसे दोस्तों। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है ना, कॉम्पैक्ट मास का, और ये बहुत अलग अलग एरिया में दूर दराज तक क्या हो गया, फैल जाता है, और उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसके कारण से टेम्परेचर डिक्रीज होने से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन होता है, सौर मंडल में अर्थ का फॉर्मेशन होता है। और अर्थ में लाइफ का क्यों फॉर्मेशन हो पा रहा है, क्योंकि हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ज्यादा कूल भी नहीं है, और बहुत ज्यादा इसमें हाई टेम्परेचर भी नहीं है, बल्कि हम कहेंगे यहां का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जिसमें एक मॉडरेट टेम्परेचर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। और वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्लेनेट में लाइफ के फॉर्मेशन के लिए, है ना। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन हो पाता है दोस्तों। तो आप क्या कहेंगे, साफ शब्दों में बोलूं तो क्या हुआ, अचानक से एक दिन एकदम बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा इसमें, बहुत पहले की बात है ना, आज से बिलियंस ऑफ ईयर का टाइम पहले की बात है। कितने समय पहले की बात है, तो 13.8 बिलियन ईयर एगो की बात करी जा रही है ना। और फिर एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, जितने भी प्लैनेट थे, है ना, सौर मंडल थे, जैसे सौर मंडल है, गैलेक्सीज है, इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर में डिक्रीज आने लगा, है ना, प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, प्लैनेट में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। इसी चीज को क्या बोला जाता है, बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा है दोस्तों मैंने, द यूनिवर्स बिगेन एज अ स्मॉल हॉट एंड डेंस पॉइंट कॉल्ड अ सिंगुलैरिटी अबाउट 13.8 बिलियन ईयर एगो, है ना। सिंगुलैरिटी का फॉर्मेशन कब हुआ, 13.8 बिलियन ईयर एगो पहले। A massive explosion known as Big Bang caused rapid expansion of universe, है ना। यूनिवर्स का स्पेस में रैपिड एक्सपांशन हुआ बिग बैंग के जरिए, है ना, एक अच्छा खासा तेज एक्सप्लोजन था उसके जरिए। This expansion continues and galaxies are move away from each other. इस एक्सपांशन के जरिए क्या हुआ, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर दराज चले गई, है ना। और इसके कारण क्या होता है, जब गैलेक्सीज में टेम्परेचर लिमिटेड वे में डिक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है, उसमें लाइफ का फॉर्मेशन होता है। इसी चीज को यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है फिगर के माध्यम से। लेट से ये कॉम्पैक्ट मास था, इसमें क्या हुआ, एक दिन अचानक से बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण से सारी के सारे जो गैलेक्सीज है, इसके जो मास है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, हॉट ऑब्जेक्ट के जैसे था, ये मैटर एनर्जी दोनों को कैरी कर रहा था, ये अलग अलग एरिया में बिखर गए। और जिसमें जो ये यहाँ पे ह्यूमन का एक सिंबल बताया गया है ना, ये सिल्वर कलर जो आप देख पा रहे हैं, चमकती हुई चीज, ये और कुछ नहीं है, ये अर्थ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये समझ सकते हैं आप। तो प्लैनेट क्या हो गए, एक दूसरे से काफी दूर चले गए स्पेस में, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, जिसके कारण से प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल हो पाई। इसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है चीजों को, फॉर्मेशन ऑफ मैटर, फर्स्ट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड आफ्टर एक्सप्लोजन। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले एनवायरमेंट में एक्सप्लोजन के बाद
दो एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ, है ना। कौन से एलिमेंट थे? एक तो हाइड्रोजन था और दूसरा कौन सा था? हीलियम था। और उसके बाद धीरे से क्या हुआ दोस्तों? माना जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड है। ये सारी चीजों का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे अमीनो एसिड बेस्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अमीनो एसिड बेस्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और इससे क्या हुआ? लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ, है ना। लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ। ये सारी थियोरी मानी जाती है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में। इससे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपको कोई डाउट तो नहीं है? सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? अगर एक छोटा सा भी डाउट हो ना दोस्तों, तो तत्काल ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, ताकि मैं आपकी दुविधा का तुरंत ही निवारण कर सकूं। तो क्या चीजें आपको समझ में आ रही है? कहीं पे आपको डाउट तो नहीं है? अगर आपको छोटा सा भी डाउट अगर हो दोस्तों, तुरंत ही आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। आपकी दुविधा का निवारण तत्काल ही किया जाएगा। क्या है दोस्तों, बार बार हम आपसे इसलिए पूछते हैं कि आपको डाउट तो नहीं है। कारण यह है कि एक वक्त के बाद ऐसा होता है, अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे और अगर आपके माइंड में बहुत सारे डाउट अगर क्रिएट होते रहेंगे, तो होगा क्या? आपके माइंड में डाउट का कलेक्शन बन जाएगा दोस्तों, कंसेप्ट का कलेक्शन कभी नहीं बन पाएगा, है ना। और आपको क्या करना है भाई? आपके माइंड में तो डाउट का कलेक्शन नहीं होना चाहिए। किस चीज का कलेक्शन होना चाहिए? कंसेप्ट का कलेक्शन होना चाहिए। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके आप नीट का एग्जाम निकालेंगे, है ना। तो खुद के लिए ईमानदार रहिए, है ना। खुद के लिए ईमानदार रहिए। और अगर आपको नई चीजें समझ में आती है तो तुम तुरंत ही मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी दुविधा का निवारण कर पाऊं। तो अब आगे कहानी को जारी रखते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम समझेंगे मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो मैंने आपको जैसे बताया, अर्ली एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या क्या प्रेजेंट था सर? अमोनिया प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी, और साथ में क्या प्रेजेंट था? वाटर की वेपर प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट था सर? वाटर की वेपर प्रेजेंट थी, है ना। वाटर वेपर प्रेजेंट था। ये चारों की चारों चीजें प्रेजेंट थी। अब ये वाटर तो प्रेजेंट था, किस फॉर्म में प्रेजेंट था सर? वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट था। तो एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम है मिलर। इन्होंने क्या किया? यही एनवायरमेंटल कंडीशन को लेबोरेटरी में डिमॉन्स्ट्रेट करने का प्रयास किया और इससे उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो अर्ली एटमॉस्फेरिक कंडीशन था जिसमें ये सारे के सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट है एक्चुअली, तो इसके जरिए किस एक न्यू टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ होगा, और जिससे क्या हुआ होगा? न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये पता लगाने का प्रयास किया गया था। किस एक्सपेरिमेंट के जरिए? मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट के जरिए। इस प्रोसेस में उन्होंने क्या किया था? बीकर लिया था, एक कॉम्पैक्ट ग्लास सिलेंडर का यूज किया था, इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया था। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? ये ग्लास कवर है, ग्लास से पैक्ड एक सील्ड स्ट्रक्चर है, सिलेंडर कह रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया था? कुछ एलिमेंट का यूज किया था और एलिमेंट को इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया था। कुछ कंपाउंड का यूज किया था और उसको क्या किया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्पार्किंग प्रोवाइड किया गया था। अब इन्होंने क्या किया था दोस्तों? सबसे पहले ये जो ग्लास का आप देख पा रहे हैं सिलेंडर, इसमें उसने क्या किया था? वाटर को लिया था, वाटर को कलेक्ट किया था। कौन सा वाटर था सर?
ओशियन का वाटर था, है ना, समुंदर का पानी था। और साथ में उन्होंने क्या किया था, हीट सोर्स प्रोवाइड किया था। कुल मिलाकर के ये जो समुंदर का पानी है इसको वो हीट कर रहे थे। यहां पे उन्होंने क्या किया था दोस्तों, ये एक कलेक्शन ट्यूब का फॉर्मेशन किया था। कलेक्शन ट्यूब का मतलब ये है दोस्तों, यहां से जो भी चीजें फॉर्म होगी इस प्रोसेस के जरिए उसको ये क्या करेंगे, एक बीकर में कलेक्ट करेंगे, है ना। और साथ में इन्होंने यहाँ पे नॉब को भी प्रोवाइड किया था। नॉब क्या चीज डिसाइड करता है, कितने अमाउंट में ये जो वाटर है इस कंप्लीट ट्यूब के जरिए पास होगा। साथ में उन्होंने वाटर, मीथेन, है ना, वाटर हो गया, मीथेन हो गया, है ना, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी इस ग्लास के चैम्बर में। और ये एनवायरमेंट को इन्होंने किस तरीके से बनाया कि भैया कंप्लीटली इसमें पैक्ड एनवायरमेंट कंडीशन है। वैक्यूम पंप भी इन्होंने लगाया। वैक्यूम पंप क्यों लगाया इन्होंने, इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि अंदर में एक लिमिटेड प्रेशर क्रिएट हो सके। प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंदर में गैस का एक लिमिटेड प्रेशर क्रिएट हो सके, इसलिए उन्होंने क्या यूज किया, वैक्यूम पंप का यूज किया। और अब ये जो वाटर, ये जो हीट हो रहा है, बहुत ज्यादा भी हीट ना हो, और इसके हीट के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए इन्होंने क्या चीज को यूज किया, वाटर कंडेंसर का यूज किया। और ये सारे के सारे एलिमेंट, ये जो कंपाउंड है, वाटर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, ओशियन वाटर, ये सारी चीजों को इन्होंने क्या किया, स्पार्किंग प्रोवाइड किया। जैसे ही स्पार्किंग प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रोड का यूज करके, किसका यूज करके, इलेक्ट्रोड का यूज करके, तो क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, अमोनिया बेस्ड, अमोनिया बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, अमोनिया बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो इससे मिलर को यह पता चला सर कि अर्ली एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सबसे पहले ये सारे के सारे गैस के रिएक्शन से अमोनिया बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ। आई बात समझ में, इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा हुआ है, एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मिलर यूरे इन 1953 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। The experiment used gases like methane, ammonia, hydrogen and water vapor. इन्होंने क्या चीज को यूज किया था, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वर यूज्ड टू स्टिमुलेट लाइटनिंग लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का इसने यूज किया, जिससे क्या हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। The experiment proved that simple organic molecule like amino acid could form under early environment condition. तो क्या हुआ दोस्तों, अमोनिया बेस्ड कंपाउंड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अमीनो एसिड कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं साथियों, अमीनो एसिड कह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, तो अमीनो एसिड बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। और ये अमीनो एसिड बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये क्या करा इन्होंने, जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन किया, है ना, जेनेटिक मटेरियल का इसने फॉर्मेशन किया। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्यों कह रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इससे जब ये फॉर्मेशन हुआ लाइफ का, और जब बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो बैक्टीरियल सेल है जिसमें अमीनो एसिड बेस्ड कंपाउंड प्रेजेंट था, ये बैक्टीरियल सेल के, ये जो बैक्टीरियल सेल है इसकी जो जीन की जो प्रॉपर्टीज है ना, जो जीन की जो प्रॉपर्टी है ना, इसके जो कैरेक्टर्स है दोस्तों, ये जो कैरेक्टर्स है, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर है,
इसको स्टोर करने का काम किसने किया था? इसको स्टोर करने का काम अमीनो एसिड बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इस चीजों को, बैक्टीरिया के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम किया था अमीनो एसिड बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस अमीनो एसिड बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोर करने का श्रेय दिया गया। हालांकि ये जो अमीनो एसिड बेस्ड कंपाउंड है ये आज के जैसे डीएनए नहीं है या आरएनए नहीं है जो बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो अच्छी तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक सिंपल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता था और ये आगे चल करके इसी चीज का मॉडिफिकेशन हुआ जिससे आरएनए बना और आरएनए से माना जाता है कि डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा इसमें, है ना। तो आपको उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। तो अगर ये जो कंसेप्ट है इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है, छोटा सा भी अगर डाउट होगा साथियों, तो तत्काल ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए और अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो तत्काल ही मुझे कमेंट में यस सर लिख करके रिप्लाई करिए, है ना। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप तुरंत ही मुझे यस सर लिख करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, है ना। तो चलो आगे की कहानी समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब बात आती है, सर आपने ये तो बता दिया हमें कि इवोल्यूशन हुआ, लेकिन आप ये तो बताइए अगर इवोल्यूशन हुआ तो उसके आखिर एविडेंस क्या है कि इवोल्यूशन हुआ भी है? तो अरे बच्चों बताते हैं, है ना। तो इवोल्यूशन के बहुत सारे एविडेंस है, जैसे कि सबसे पहला है पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, है ना। पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या है? इवोल्यूशन को समझाने के लिए उसके कुछ एविडेंस होते हैं। सबसे पहले पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, ये एविडेंस ये कहता है कि भाई जो भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म दोस्तों? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या है? अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करके मर गए होंगे, है ना, डाई हो गए होंगे, डेड हो गए होंगे। लेकिन हम जब फॉसिल की स्टडी करते हैं, रॉक्स की स्टडी करते हैं, है ना, फॉसिल की जब स्टडी करते हैं जो अर्थ के डाउन एरिया में प्रेजेंट रहता है, निचले हिस्सों में प्रेजेंट रहता है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो ये जो रॉक है या फिर ये जो रॉक स्ट्रक्चर है ना, सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसे हम फॉसिल कह रहे हैं, इसमें क्या देखने को मिलता है? जो पुराने जो एनिमल है दोस्तों, जो पुराने जो एनिमल है उनकी जो बॉडी है, इसका स्ट्रक्चर यहां पे, इसका जो स्ट्रक्चर है यहां पे प्रिजर्व दिखता है ना। क्या दिखता है? इनका जो स्ट्रक्चर है यहां पे प्रिजर्व दिखता है। कहां पे दिखता है दोस्तों? ये जो रॉक है इसके पर्टिकुलर एक सेडिमेंट एरिया में हमें देखने को मिलता है कि इस रॉक के बीच में इस ऑर्गेनिज्म की जो बोनी स्केलेटन है या फिर ये जो ऑर्गेनिज्म जो दब गया है, जैसे मान के चलते हैं ये जो एरिया है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पेन है, ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म जो प्रिमिटिव लाइफ में प्रेजेंट थे उसकी स्ट्रक्चर को। ये मान लेते हैं ये क्या है दोस्तों? ये जो स्ट्रक्चर है या फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये मान लेते हैं ये क्या है? पर्टिकुलर रॉक का स्ट्रक्चर है। ये रॉक का स्ट्रक्चर है। इस रॉक के स्ट्रक्चर में पुराने ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है यहां पे दब गई है। अब जब ये पुराने ऑर्गेनिज्म की बॉडी यहां पे दब गई है और एक न्यू सेडिमेंट यहां पे आ करके अटैच हो जाएगी और एक के ऊपर एक जब न्यू सेडिमेंट की जो लेयर है अटैच हो जाएगी, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे क्या बता देगा? एक
न्यू संरचना का फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा? एक नई संरचना का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पे एक स्पेस प्रेजेंट रहेगा, एक स्पेस प्रेजेंट रहेगा और ये जो स्पेस की स्टडी करी जाएगी तो पता चलेगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस रिफर्स टू स्टडी ऑफ फॉसिल, अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, है ना। Fossil provide insight into ancient organism and their evolutionary development, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉसिल क्या बताता है दोस्तों? किसी भी एंशियंट ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। The sequence of fossil in different rock layer shows the progression of life form, और ये क्या बताता है? डिफरेंट फॉसिल, ये जो रॉक की जो अलग अलग लेयर होती है, रॉक की अलग अलग जो लेयर होती है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म दबे रह जाते हैं, इनकी जब स्टडी करी जाती है तो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म और सबसे जो न्यूवेस्ट ऑर्गेनिज्म है इस लेयर के बीच में प्रेजेंट रहता है। इस रॉक की स्टडी करके हमें ये पता हम ये पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन किस टर्म में हुआ है, जिसमें जो सबसे नीचे दबा हुआ फॉसिल रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा सबसे प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म और ऊपर वाला जो फॉसिल है वो न्यू टाइप के ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। The fossil support the theory of evolution by showing changes over time, और ये क्या बताता है? इवोल्यूशन के प्रोसेस को बताता है जो टाइम के साथ चेंजेस होते हैं। अब जो मैंने आपको बताया रॉक रॉक बोल रहा था ना बार बार, ये वही चीजों के बारे में बात करी जा रही है। जैसे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक फॉसिल के स्ट्रक्चर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रॉक को, और रॉक जो है ये बहुत पुरानी वाली है जिसमें हम ये देख पा रहे हैं, ये जो एलिवेशन हम देख रहे हैं, एलिवेशन और ये जो डिप्रेशन देख रहे हैं, एलिवेशन डिप्रेशन, ये जो एरिया है ये डिप्रेशन और ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिवेशन को। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का है जिसे हम कहते हैं आर्चियोपेट्रिक्स। क्या कह रहे हैं? आर्चियोपेट्रिक्स कह रहे हैं। और ये आर्चियोपेट्रिक्स दोस्तों एक कनेक्शन लिंक है। कनेक्शन लिंक है, किसके बीच में कनेक्शन लिंक है दोस्तों? बर्ड और रेप्टाइल के बीच में, बर्ड और रेप्टाइल के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है आर्चियोपेट्रिक्स को। अब ये कनेक्टिंग लिंक क्यों माना जाता है आगे इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये एलिवेशन और डिप्रेशन क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, इतना सा स्ट्रक्चर को ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर्चियोपेट्रिक्स के बीक और हेड वाले रीजन को। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर्चियोपेट्रिक्स के हेड वाले रीजन को। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर्चियोपेट्रिक्स जो है उसके फीदर को, है ना, फीदर को, पंख को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्चियोपेट्रिक्स के टेल वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आप क्लियर कट एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये और कुछ नहीं, आर्चियोपेट्रिक्स के इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइंड लिम्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे यहाँ पे एक और एक ये दो हाइंड लिम्ब प्रेजेंट है, सिमिलरली यहाँ पे भी दो हाइंड लिम्ब प्रेजेंट है। तो ये अभी तो प्रेजेंट नहीं है आर्चियोपेट्रिक्स, बहुत पहले प्रेजेंट हुआ करता था। तो हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज करके ये फिगर को बनाया है ना। और ये जो फिगर है एग्जैक्ट ये फॉसिल के रिमेन से मैच करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है पहले प्रेजेंट था और ये ऑर्गेनिज्म से आज के बर्ड इवॉल्व हुए हैं, है ना। रेप्टाइल भी आज के इवॉल्व हुए हैं, किससे? ये आर्चियोपेट्रिक्स से। तो ये फॉसिल कहां प्रेजेंट होगा? अर्थ के बहुत सारे निचले सेडिमेंट के लेयर में प्रेजेंट होगा, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, डिगिंग के जरिए एक्सट्रैक्ट किया और उसको निकाला और उससे हमें पता चला कि ये डिप्रेशन प्रेजेंट है, एलिवेशन प्रेजेंट है। तो ये हूबहू इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें पता चला ये ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट किया जा रहा है फॉसिल के जरिए। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही है।
तो इसमें लिखा गया है एग्जाम्पल ऑफ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस आर्चियोपेट्रिक्स ऑफ फॉसिल डिस्कवर्ड इन 1861। कब डिस्कवर किया गया? 1861 में। that shows feature of both bird and reptile. It has feather like bird and teeth and long tail like reptile, है ना? टीथ है और लॉन्ग टेल है। क्या है? टीथ और लॉन्ग टेल है। वो किसके जैसे है? रेप्टाइल के जैसे टीथ है, लॉन्ग टेल है। इसमें लॉन्ग टेल प्रेजेंट है ना दोस्तों, ये लॉन्ग टेल है। किसके जैसे है ये? रेप्टाइल के, आज के रेप्टाइल के जैसे। प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन लिंक बिटवीन डायनासोर एंड मॉडर्न बर्ड, है ना? ये एक लिंक बताता है कि प्रिमिटिव डायनासोर जो प्रेजेंट थे, जो रेप्टाइल थे, है ना? डायनासोर क्या हुआ करते थे? रेप्टाइल थे, है ना? जिसमें सबसे बड़ा कौन सा रेप्टाइल था डायनासोर का? ब्रोंकियोसॉरस, है ना? ब्रोंकियोसॉरस जो होता है। तो ये जो डायनासोर है वो तो एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन डायनासोर के बाद क्या आया? आर्चियोपेट्रिक। आर्चियोपेट्रिक से आज के क्या है? बर्ड जो हम देख पाते हैं ना, पैरट देख पाते हैं, है ना? ये सारे के सारे जो बर्ड है, स्पैरो हो गया, ये सारे के सारे जो बर्ड है वो किससे इवॉल्व है? आर्चियोपेट्रिक्स। और आर्चियोपेट्रिक्स का जो पुराना जो एंसेस्टर था, है ना, इनका जो एंसेस्टर था वो कौन था? डायनासोर। डायनासोर से आर्चियोपेट्रिक्स, आर्चियोपेट्रिक्स से आज के मॉडर्न बर्ड। ये सारी चीजें हमें इवोल्यूशनरी कनेक्शन देखने को मिलती है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको चीजें समझ में आई है, अगर आपको छोटा सा भी डाउट होता है तो तत्काल ही मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आपकी दुविधा का निवारण तुरंत ही कर सकूं। और डाउट होगा भी क्यों, इतना आसान तरीके से, बेसिक तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये भी बात होती है कि डाउट निकलेगा ही काहे, है ना? डाउट नहीं निकल सकता, ये भी बात। अब हम समझते हैं अगले एविडेंस के बारे में। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। अब हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बाय होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं दोस्तों? होमोलॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सेम होता है ना? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैन है, चीता है, वेल है, बैट है। सभी ऑर्गेनिज्म के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बोन का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, बोन का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये टोटली सेम है। लेकिन ये सभी के सभी बोनी स्ट्रक्चर, ये जो बोन का जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, सभी के सभी क्या कर रहे हैं? डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? तो ये डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं सर, है ना? डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं? जैसे ये जो मैन है, इसका जो फोरलिम्ब होता है, ये क्या करता है? किसी भी चीज को ग्रैब करने के लिए, होल्ड करने के लिए बना हुआ है ना? होल्ड करने के लिए बना है। चीता इस चीज का किस तरीके से यूज कर रहा है? ये रनिंग के लिए इस चीज का यूज कर रहा है ना? और किसी भी जो प्रे है उसको हानि पहुंचाने के लिए, उसको ग्रैब करने के लिए, उसको ईट करने के लिए भी यूज कर रहा है। तो ये रनिंग के लिए यूज कर रहा है। क्या कभी आपने देखा, ऐसा कभी सुना है कि भाई हम हमारे हाथ को ऐसे रनिंग के लिए यूज करते? तो रनिंग के लिए तो हम यूज नहीं करते, किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए यूज करते। जैसे कि मैं इस पेन को होल्ड कर रहा हूं। वेल इस फोरलिम्ब का और ये जो हाइंड लिम्ब है, इसका यूज क्या क्यों कर रहा है? तो इसका यूज कर रहा है वो किस चीज के लिए? स्विमिंग के लिए यूज कर रहा है। वेल अपने फोरलिम्ब, हाइंड लिम्ब, जो ये जो कंप्लीट लिम्ब का स्ट्रक्चर है, इसका यूज किस लिए कर रहा है? स्विमिंग के लिए कर रहा है सर। बैट इस चीज का यूज क्यों कर रहा है? तो ये कर रहा है फ्लाइंग के लिए, है ना? बैट यही एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर फोरलिम्ब का यूज कर रहा है, किस चीज के लिए? फ्लाइंग के लिए। वेल किस चीज के लिए यूज कर रहा है? स्विमिंग के लिए यूज कर रहा है। चीता रनिंग के लिए यूज कर रहा है। और हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? लिखने के लिए, होल्ड करने के लिए चीजों को फोरलिम्ब का यूज कर रहे हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि भैया एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। सब में क्या प्रेजेंट है? जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं,
तो क्या प्रेजेंट है? फेलेंगस प्रेजेंट है ना। फोरलिम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या बोला जाता है? फेलेंगस कहा जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। और सभी के बोनी का, सभी ऑर्गेनिज्म का जो बोनी स्ट्रक्चर है वो लगभग है ना 99% सेम है। तो स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, होमोलॉगस ऑर्गन कहा जाता है। और ये जो होमोलॉगस ऑर्गन है ये किस टाइप के इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसी इवोल्यूशन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं सर। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का आखिर मतलब क्या है? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है सर, इनका जो स्ट्रक्चर है और ये जो एंसेस्टर है या फिर ये जो इनके जो पेरेंट्स है सर, ये जो पेरेंट्स है ये तो कॉमन है, इनके जो पेरेंट्स है ये तो कॉमन है, लेकिन ये अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में, किसमें? अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में मूव करके अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग क्या हो गए? इसके अकॉर्डिंग एडप्ट हो गए हैं। और एडप्ट होने से इनका जो स्ट्रक्चर है सेम है, लेकिन ये एडप्ट होने से फंक्शन तो सेम परफॉर्म कर रहे हैं सर। और यही चीज सेम एंसेस्टर ने क्या चीज का फॉर्मेशन कर दिया सर? एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर दिया। और जिसके एंसेस्टर तो सर एक ही था, वो कॉमन एंसेस्टर था, और एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। जैसे मैन की स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, चीते की स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, वेल और बैट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। एंसेस्टर सेम था, है ना, लेकिन अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में मूव करने के कारण और यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने ऑर्गन का थोड़ा मॉडिफिकेशन करा, जिसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम थे, फंक्शन अलग अलग ये परफॉर्म करने लगे, जिससे हमें ये हिंट पता चलता है कि इनके पेरेंट्स सेम थे, एंसेस्टर सेम थे, लेकिन जब न्यू जनरेशन बना, लॉन्ग टर्म में इनमें वेरिएशन आया और वेरिएशन इवोल्यूशन क्रॉस किया, और इवोल्यूशन होने के कारण एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। होमोलोगस ऑर्गन इस तरीके से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब क्या है एनालॉगस ऑर्गन? तो एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है दोस्तों? एनालॉगस ऑर्गन होता है डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट एनिमल जो होते हैं, जो अलग अलग स्पीसीज के होते हैं, सभी में इनका जो बोनी एंडोस्केलेटन होता है, सभी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर टोटली क्या होता है सर? डिफरेंट होता है। इसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है? टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है सर। लेकिन ये जो टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है सर, ये क्या करते हैं? सभी के सभी सेम फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं सर। क्या करते हैं? ये सेम फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो इनका जो बोनी एंडोस्केलेटन है सर, ये तो टोटली डिफरेंट है, अलग अलग स्पीसीज के हैं, अलग अलग टाइप का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन सभी के सभी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है सर? तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है सर। जैसे कि हम यहाँ पे बटरफ्लाई को देख पा रहे हैं, बर्ड को देख पा रहे हैं, बैट को देख पा रहे हैं, सभी के सभी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, है ना। इनका जो विंग का जो शेप है दोस्तों, ये टोटली डिफरेंट है, इनकी जो बोनी स्ट्रक्चर ये टोटली डिफरेंट है, लेकिन सभी के सभी बैट, बर्ड या बटरफ्लाई के बारे में बात करूं, ये इस स्ट्रक्चर का यूज किस लिए करते हैं? फ्लाइंग के लिए करते हैं सर, उड़ने के लिए यूज करते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल क्या है? बर्ड, विंग ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट, ये किस चीज का उदाहरण है? एनालॉगस ऑर्गन का उदाहरण है सर। अब अगर इतनी चीजें आपको समझ में आई है
है ना। होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन के बारे में आपको चीजें समझ में आई है सर, तो आप हमें रफ्तार से फटाफट से कमेंट में रिप्लाई करिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही है ना। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो रफ्तार से हमें कमेंट में रिप्लाई करिए, ताकि हमें पता चल सके आप क्लास में एक्टिव है ना। चलिए ठीक है, तो आगे की कहानी समझने का प्रयास करते हैं। अब अगला एविडेंस है इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, है ना, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। नेचुरल सिलेक्शन साथियों एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो नेचर है दोस्तों, जो नेचर है उस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है ना, जो पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग साथियों एक बेहतर तरीके से एडप्ट हो पाते हैं, है ना। नेचर जो होती है उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए सेलेक्ट करती है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए सेलेक्ट करती है सर, सर्वाइवल के लिए सेलेक्ट करती है सर। कौन सेलेक्ट कर रहा है, नेचर। किसको सेलेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उसके स्पीसीज को सेलेक्ट कर रहा है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। और वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है जो बदलते एनवायरमेंटल कंडीशन में या फिर पर्टिकुलर एक एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग बेहतर तरीके से एडप्ट कर पाते हैं, और वही एडप्टेड ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं। बाकी जो ऑर्गेनिज्म है जो एडप्ट नहीं कर पाते हैं वो क्या हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं सर हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट, मतलब कि विलुप्त हो जाते हैं इस धरती से, है ना। और इस सर्वाइवल की प्रोसेस जो नेचुरली नेचर क्या कर रही है, एनवायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर रही है। और ऑर्गेनिज्म कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं सर, बदलते एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में साथियों, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंजेस ला रहे हैं, या फिर इनके जेनेटिक कैरेक्टर में, किसमें दोस्तों, इनके जेनेटिक कैरेक्टर या फिर फिजिकल कैरेक्टर में जब ये चेंजेस ला रहे हैं तब जाकर के ये बदलते एनवायरमेंटल कंडीशन में या पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। इस चीज को इस एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं फिगर नंबर ए एंड फिगर नंबर बी, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मौत की वैरायटी को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। तो अर्ली 1850 के टाइम ड्यूरेशन के पास, 1850 के आसपास क्या था कि दो टाइप की मौत प्रेजेंट थी। एक तो व्हाइट कलर्ड मौत प्रेजेंट थी जिसका जो कलर था वो लाइट कलर का था। एक कैसी थी, ब्राउन कलर या फिर डार्क कलर्ड मौत प्रेजेंट थी। क्या थी, एक वैरायटी थी जो लाइट कलर मौत थी, दूसरी वैरायटी कैसी थी, डार्क कलर्ड मौत की थी, है ना। अब ये जो डार्क कलर्ड मौत है और लाइट कलर मौत के बारे में बात करें तो व्हाइट कलर्ड की जो मौत थी उसकी जो पॉपुलेशन थी सर ये लार्ज थी, है ना। वहीं पे जो ब्राउन कलर की जो मौत थी उसकी पॉपुलेशन व्हाइट कलर्ड मौत के कंपैरिजन में क्या थी सर, लेस थी, कम थी, है ना। अब क्यों ऐसा,
तो अर्ली समय में 1850 के अराउंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था। इंग्लैंड के पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूं, इंग्लैंड के ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जस्ट स्टार्ट हुआ था, अभी हुआ भी नहीं था, इंडस्ट्री का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था। तो उस समय क्या था, पॉल्यूशन बहुत कम था। क्या था, पॉल्यूशन बहुत कम था सर। तो पॉल्यूशन नहीं था तो उस समय व्हाइट कलर की मौत थी, है ना। और उस समय पॉल्यूशन भी नहीं था, तो स्नो जब फॉल होती थी और जो स्नो वाला जो एरिया था, जो सब जब विंटर का टाइम हुआ करता है या स्नोफॉल होती है, तो उस समय जो व्हाइट कलर की जो मौत है वो प्रीडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती थी। कैसे प्रोटेक्ट कर लेती थी, क्योंकि वो एनवायरमेंट जो कि स्नो वाला एनवायरमेंट है, वो स्नो वाले जो एनवायरमेंट है उसमें अपने आप को छुपा लेती थी। कुल मिलाकर के जो प्रेडेटर है इस मौत को उस एनवायरमेंट में, उस एरिया में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, है ना, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। तो इसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। अब उस एनवायरमेंट में ये जो डार्क कलर्ड मौत है वो इजीली प्रीडेटर के जरिए आइडेंटिफाई करी जा सकती थी, जिसके कारण से प्रीडेटर इस प्रे को ईट कर लेते थे और इसके कारण से इसका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होता गया, है ना। लेकिन उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, वेरिएशन हुआ, कैरेक्टर में चेंजेस आए, और ये जो आप बी फिगर देख पा रहे हैं ये कब का है, 1920, और उसके बाद का जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा था। तो ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये क्या बैकग्राउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, बार्क को, है ना, ट्री के बार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ट्री में क्या होता है भाई, पॉल्यूशन अगर ज्यादा रहेगा तो पॉल्यूटेड एयर और उसका जो क्या रहता है, फॉग रहता है ना, ये सारी चीजें लीफ में जम जाएगी। कहां जम जाएगी जी, लीफ में जब क्या हो जाएगी, लीफ में जम जाएगी ये सारी की सारी चीजें। और प्लांट में भी जो फॉग होगा या इंडस्ट्रियल जो टॉक्सिन्स रहेंगे, है ना, डस्ट जो रहेगा, क्या रहेगा, इंडस्ट्रियल जो डस्ट रहेगा वो कहां पे जम जाएगा दोस्तों, ट्री के एरिया में जम जाएगा, जिसके कारण से एनवायरमेंट कैसा देखने को मिलेगा, ट्री भी डार्क कलर देखने को मिलेगा, डार्क कलर, ब्राउन कलर का डिपोजिशन उसमें देखने को मिलेगा। उस डिपोजिशन में ये जो व्हाइट कलर की जो मौत है वो इजीली आइडेंटिफाई करी जा सकती थी प्रीडेटर के जरिए, और इजीली जब ये डस्ट पार्टिकल में व्हाइट कलर की मौत जब प्रीडेटर के जरिए इजीली विजिबल थी तो इसे ज्यादा ईट करा गया प्रेडेटर के जरिए, जिसके कारण से इसका पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। और ब्राउन कलर का जो मौत है उसका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। रीजन ये है कि भैया डस्ट पार्टिकल में डस्ट जो है वो ट्री के ऊपर जो जम जा रही है, पॉल्यूटेड एरिया, पॉल्यूटेड एयर है, और ट्री में भी पॉल्यूशन जमा हुआ है ना, और डस्ट पार्टिकल से ये ट्री कवर है। तो उस एरिया में जो डार्क कलर की जो मौत है वो प्रेडेटर के जरिए इजीली आइडेंटिफाई नहीं करी जा सकती थी। इसके कारण से इसका पॉपुलेशन क्या हुआ सर, इसका पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा। और हम देख पाएंगे कि भैया ये जो व्हाइट कलर की मौत है अपने आप को मॉडिफाइड करते गई, और मॉडिफाइड करके ये भी डार्क कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म करते गई लेटर ऑन जनरेशन में। तो हमें क्या देखने को मिला, ये जो मौत का रेशियो चेंज हो गया। पहले क्या थी सर, व्हाइट कलर की मौत ज्यादा थी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1920 के बाद क्या हुआ, व्हाइट कलर की मौत का नंबर डिक्रीज होने लगा, डार्क कलर की मौत का नंबर इंक्रीज होने लगा, और जो व्हाइट कलर की जो मौत है वो अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने लगी, और न्यू जनरेशन में डार्क कलर का मौत जो है उसका फॉर्मेशन होने लगा। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जा रहा है, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है,
इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें वही स्पीसीज सरवाइव कर पा रही है जो बदलते एनवायरमेंटल कंडीशन में बेहतर तरीके से अपने आप को एडप्ट कर पा रही है, सरवाइव कर पा रही है और रिप्रोड्यूस कर पा रही है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। बाद में हमने क्या देखा कि भैया व्हाइट कलर की मौत डिक्रीज होने लगी। क्यों डिक्रीज होने लगी? क्योंकि एनवायरमेंट में अडप्ट नहीं कर पा रही थी। तो नेचुरली लेटर ऑन कौन सेलेक्टेड हुई? डार्क कलर की मौत। सर क्या हुई? लेटर एनवायरमेंटल कंडीशन 1920 और उसके बाद के समय में एडप्ट हो पाई। वहीं पे अर्ली एनवायरमेंटल कंडीशन में कौन बेटर सरवाइव कर पा रहा था? कौन नेचुरली सिलेक्टेड था? व्हाइट कलर की मौत थी। सर इसी को हम क्या इसी को क्या कह रहे हैं? इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहा जा रहा है। इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है। तो दोस्तों अगर ये चीजें आपको समझ में आई है, अगर आपको छोटा सा भी डाउट है दोस्तों, तो आप क्या करिए, तुरंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए अगर डाउट है तो, ताकि मैं आपकी दुविधा का तत्काल ही निवारण कर सकूं। तो आगे की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला टॉपिक है दोस्तों एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन आखिर क्या है दोस्तों? लेट्स से ये कोई स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्कल। ये कौन सा स्पीसीज है? पेरेंटल स्पीसीज है ना, पेरेंटल स्पीसीज है। अब ये जो पेरेंटल स्पीसीज है, इसके जो पार्टनर्स है, ये पेरेंटल स्पीसीज के जो पार्टनर्स है वो अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में जा करके सरवाइव करने लगे हैं, वहां पे जा करके लिव करने लगे हैं, रहने लगे हैं, है ना। ये एरिया नंबर 2 है, ये एरिया नंबर 3 है ना। इस तरीके से सोन ये क्या है, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में ये क्या कर गए, मूव कर गए, है ना। अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में चले गए। और ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, हर एक जगह की एनवायरमेंटल कंडीशन एक जगह की एनवायरमेंटल कंडीशन से डिफर कर जाती है, या फिर क्या है, हर जगह की एनवायरमेंटल कंडीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। हो सकता है एक एग्जाम्पल के लिए, जो ये वाला जो एरिया है जहां पे माइग्रेट कर गए हैं पेरेंटल पॉपुलेशन, ये हो सकता है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, हो सकता है कि ये डेजर्ट एरिया है, हो सकता है कि ये ग्रासलैंड एरिया है, हो सकता है कि ये कैसा एनवायरमेंट हो, ये एक्वेटिक एनवायरमेंट हो। तो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में जब पेरेंटल पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाती है, तो ओवर द टाइम मिलियंस ऑफ ईयर के बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, है ना, या थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद, मिनिमम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये देखने को मिलता है कि एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है ना। एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम पेरेंटल स्पीसीज, और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। अब बात आती है जो स्पीसीज है, क्या ये पेरेंटल स्पीसीज से डिट्टो कॉपी दिखेगी या नहीं दिखेगी? तो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं दिखेगी, लेकिन सर स्पीसीज जो रहेगी एक दूसरे से लिटिल बिट अपने कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी को शो करेंगी सर, है ना, लिटिल बिट सिमिलैरिटी को शो करेंगी, टोटली डिट्टो तो नहीं रहेगी। इसी प्रोसेस को एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होगा, जो अलग अलग स्पीसीज जो अलग अलग एरिया में जाकर के माइग्रेट कर गई है, ये अपने स्ट्रक्चर में, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाएगी, जिसके कारण से वो एनवायरमेंट में एडप्ट हो पाए। अब ये कौन से स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जा रही है? तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों मॉर्फोलॉजिकल, है ना, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जा रही। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में ये डिफरेंट जो स्पीसीज है ये अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेगी, जिसके कारण से वो बदलते एनवायरमेंटल कंडीशन में खुद को ढाल पाए और
सरवाइव कर पाए। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाएगा, एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाएगा। कब एक पेरेंटल स्पीसीज अलग अलग एनवायरमेंटल एरिया में माइग्रेट कर पाती है, जिसके कारण न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, एडेप्टिव रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म रैपिडली इवॉल्व इनटू अ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म टू अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंट, है ना। डिफरेंट एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए अलग अलग लाइफ फॉर्म में स्पीसीज इवॉल्व होती है। इस प्रोसेस को ही एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। इट ऑफन ऑकर व्हेन स्पीसीज कॉलोनाइज इन न्यू हैबिट विद डाइवर्स इकोलॉजिकल नीड्स, है ना। अलग अलग इन्वायरमेंटल एरिया में जाकर के स्पीसीज रहना स्टार्ट करती है, माइग्रेट करती है, लॉन्ग टर्म में रहती है, वहां पे रिप्रोड्यूस करती है, जिसके कारण न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। एन एग्जांपल इज डार्विन्स फिंचेस व्हिच इवॉल्व्ड इन डिफरेंट बिग शेप टू अडॉप्ट टू अवेलेबल फूड सोर्स, है ना। इसका बेहतर एग्जांपल क्या है दोस्तों, डार्विन्स की फिंचेस, है ना। एक पल के लिए इसको हम भूल जाते हैं, डार्विन्स की फिंचेस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, डार्विन्स फिंचेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। मार्सुपियल रेडिएशन, ये सारी चीजों के बारे में बाद में चर्चा करी जाएगी। पहले हम समझते हैं डार्विन की फिंचेस के बारे में। तो डार्विन एक आइलैंड में गए थे और आइलैंड का नाम है गैलोपोगस आइलैंड। कहां गए थे ये भाई साहब, गैलोपोगस आइलैंड में गए थे। अब उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया, ये जो गैलोपोगस आइलैंड है, यहां पे एक टाइप का बर्ड की वैरायटी है, और जो बर्ड की जो वैरायटी है, इनकी जो बीक होती है, क्या चीज दोस्तों, इनकी जो बीक होती है, इनका जो बीक का जो स्ट्रक्चर है, ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो बर्ड का एक वैरायटी है, उसकी जो बीक है वो किस तरीके की है, लार्ज टाइप की है। दूसरी टाइप की जो बर्ड है, यानी स्पीसीज तो लगभग सेम ही है, उस बर्ड की जो दूसरी वाली जो स्पीसीज है, उसकी जो बीक जो है वो कैसी है, शार्प है ना। एक जो बीक है उसकी जो, एक जो बर्ड है उसकी बीक कैसी है, नैरो बीक है ना। तो ये बर्ड की स्पीसीज जो एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करते हैं उनके स्ट्रक्चर में, इनकी जो बीक और जो बकल कैविटी, माउथ का स्ट्रक्चर जो है, हेड का स्ट्रक्चर है, उसमें लिटिल बिट चेंजेस काहे आ रहे हैं। ये चीज उन्होंने सोचने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, तो उन्हें ये पता चला जो लार्ज बीक एनिमल है, जो बर्ड के बारे में बात करी जा रही है, ये क्या चीज को ईट करते हैं, सीड ईटिंग है सर। वहीं पे जो नैरो बीक है वो क्या चीज को ईट कर रही है, वो इंसेक्ट को ईट करने का काम कर रही है सर। शार्प बीक वाला जो बर्ड है वो किस चीज को ईट कर रहा है, तो वो इल्ली को ईट करने का काम कर रहे हैं ना। जैसे अर्थवॉर्म जैसी जो इल्लियां होती है ना, उस तरीके के स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ईट करने का काम कर रहा है, जिसके कारण से उनके बीक के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया, अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, और इसी बर्ड को लेटर ऑन क्या कहा गया, डार्विन्स फिंचेस कहा गया। क्या कहा गया सर, इसी चीज को डार्विन्स फिंचेस कहा गया। तो एक एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस का। अगला एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का, वो है क्या चीज दोस्तों, मार्सुपियल रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, एक पेरेंटल मार्सुपियल है। क्या है दोस्तों, मार्सुपियल क्या होता है, एक एनिमल की वैरायटी है जो कहां प्रेजेंट रहता है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होता है। अब ये जो मार्सुपियल है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, लार्ज ग्रास लैंड एरिया है ना, और वहां पे फूड की भी स्कार्सिटी नहीं है। तो ये जो पेरेंटल वैरायटी है, ये अलग अलग एरिया में जाकर के बिखर जाती है, और वहां पे क्या करती है, एडॉप्ट होती है, रिप्रोड्यूस करती है, न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करती है, जिसके कारण एक सिंगल टाइप की मार्सुपियल की जो स्पीसीज है, वैरायटी है,
वो जाकर के इवॉल्व हो जाते हैं और इवॉल्व होने में मिलियन ऑफ ईयर का, थाउजेंड्स ऑफ ईयर का, कई थाउजेंड ऑफ ईयर का टाइम लगता है। और वो अलग अलग टाइप के स्पीसीज, जो मार्सुपियल की वैरायटी, अलग अलग मार्सुपियल की स्पीसीज में जाकर के, वैरायटी में जाकर के इवॉल्व हो जाती है। और कौन कौन सी इवोल्यूशन के टर्म में बात करी जाए तो एनिमल का फॉर्मेशन होता है, तो मार्सुपियल रेडिएशन में सबसे पहले वॉम्बेट का फॉर्मेशन होता है, कंगारू का फॉर्मेशन होता है, मार्सुपियल रेट का फॉर्मेशन होता है, बैंडेड एंथर का फॉर्मेशन हो रहा है, टाइगर कैट का फॉर्मेशन हो रहा है, तस्मानियन वेल्फ का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तस्मानियन वोल्फ का फॉर्मेशन हो रहा है, शुगर ग्लाइडर का फॉर्मेशन हो रहा है, मार्सुपियल मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक सिंगल मार्सुपियल की वैरायटी अलग अलग लाइफ फॉर्म में जाकर के इवॉल्व होती है, जिससे अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इनका जो पेरेंटल स्पीसीज है वो एक कॉमन स्पीसीज है, जिसे मार्सुपियल कह रहे हैं। और ये अलग अलग वैरायटी में जाकर के इवॉल्व हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ जियोग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं, वहां पे जाकर के इवॉल्व हो रहे हैं, जिसके कारण न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को ये क्या कहा जा रहा है? एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ क्या चीज? मार्सुपियल रेडिएशन, है ना। इसे क्या कहा जा रहा है? एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल कहा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। उम्मीद है आपको सारी की सारी चीजें आसान तरीके से समझ में आई होगी, है ना। तो क्योंकि समय समाप्त होता है तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो पढ़ते रहिए, टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करते रहिए। और नीट के लिए भी अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो पंक्चुअल हो जाइए भाई, है ना। जितनी बार आप चीजों को रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको आसानी से समझ में आने लगेगी, है ना। तो बायोलॉजी में टॉप करने का तरीका तो एक ही है, नंबर ऑफ टाइम्स चीजों को रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत सारी होती है सर, है ना, थ्योरी बहुत सारी होती है। तो अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें आप भूलने लगेंगे, है ना। तो चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, जो चीजें मैं पढ़ाता हूं उसमें तुरंत ही आप साथ ही साथ नोट्स बनाया करिए, ताकि आपको ज्यादा समय लगे ना बाद में नोट्स बनाने में। और अगर मान के चलिए आपका कोई लेक्चर मिस हो चुका है तो उस लेक्चर को पहले देखिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय जोहार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।